हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और आज हम मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, और सीएससी के एग्जाम में, उनको कवर करेंगे। ठीक है, सिंस 1990s जितने भी आए हैं उनको, प्लस जो भी एनसीईआरटी में मौर्यन पीरियड के बारे में सिग्निफिकेंट लगता है। ऐसा नहीं कि पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे, ठीक है, नहीं, लेकिन जो रिवीजन के लिहाज से मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। राइट। एंड एन अपॉलॉजी टू ऑल माय लर्नर्स, क्योंकि ये देखिए, ये सिविल स्पॉट के लिए ठीक है, जो हमारा कोर्स चलता है, ये उसके लिए लेक्चर बन रहा है। तो जो भी लर्नर कल मुझे मैसेज किए कि आज का सेशन क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं पिछले कल से एक क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ था, आगे हम देखेंगे वो। और मुझे कल से उसने कंफ्यूज कर रखा था, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पागल बना रखा था। तो उसके पीछे मैं 4-5 घंटे लगाए, पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ा, उसके बाद उसका आंसर निकला। और यूपीएससी का आंसर एक्चुअल में उसके बारे में गलत है। आगे हम वो देखेंगे, शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2016 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे सीक्वेंस वाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1990 का पहले है फिर आगे, नहीं, टॉपिक वाइज है। शुरू से शुरू करेंगे कि किस तरीके से कहानी आपके मौर्य एम्पायर के बारे में शुरू होती है। ठीक है, एनसीईआरटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन को देखिए, 2016 में इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा वो आदमी है जिसने डिसाइफर किया था अशोक की एडिक्ट्स को। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा इसमें 10 सेकंड का। हालांकि आपको पॉज करना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर सकूं। तो बिल्कुल सर, इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो जो जेम्स प्रिंसेप जी हैं, इन्होंने जो अशोकन एडिक्ट हैं, इनकी सबसे पहले इनको डिसाइफर किया था 1830s में। और एनसीईआरटी में जो पहला ही है, ठीक है, जो पहला ही पेज है, प्रिंसेप एंड पियदसी, जो पहला ही टाइटल है मौर्यन एम्पायर पे, उसमें ही ये मेंशन्ड है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये मैक्स मूलर कौन है? ये एक जर्मन विद्वान थे, एक्चुअल में एक लिंग्विस्टिक थे, लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते थे। और ये एल्फिंस्टन कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे हैं। और ठीक है, इंडिया भी इन्होंने काफ़ी बार विजिट किया है। और ये इंडिया की जो एंशियंट पॉलिटी है, उन पे कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, इनका ही मानना वो है कि जो इंडिया का एंशियंट पास्ट है, अगर वेस्ट उसको नेग्लेक्ट कर रहा है तो ये उनकी कमी है। ठीक है, तो इंडियाज हिस्ट्री इज़ रियली रिच अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। तो ये तारीफ करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट है एक। जॉर्ज बुलेयर इन्हीं के एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टूडेंट है, या फिर इन्हीं के अंडर इन्होंने काम किया हुआ है। विलियम जोन्स, ये वही आदमी है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, ठीक है, कि उनकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ से पहले ही पेज से ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए थोड़ी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली बात कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है ना इंडिया में, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वो अगर आपसे बोले कि अर्लीस्ट इंडियन इंस्क्रिप्शन आपको कौन सी लैंग्वेज में मिलती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलती है। समझ रहे हो? प्राकृत लैंग्वेज में मिलती है, और वो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी है। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलती है, और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ये बात ध्यान में रखना। पाली नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया में। इट इज़ प्राकृत लैंग्वेज। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो, है ना? दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है, अगर वो पूछे कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज भी कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया का है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा है, स्पेशली जो उस टाइम का इंडिया और आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो इंस्क्रिप्शन मिलती है वो ठीक है, वो आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी मिलती है। समझ रहे हो? प्राकृत लैंग्वेज खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी वहाँ पे मिलती है। और जो कुछ एक ऐसी आपकी ठीक है, कुछ एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में भी मिलती है। राइट। और ठीक है, अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज, और आई मीन ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक स्क्रिप्ट, अरामिक लैंग्वेज, ग्रीक स्क्रिप्ट में, मतलब एक तरीके से मिक्स मिलती है। समझ रहे हो बात को?
इन अ नटशेल, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत लैंग्वेज, है ना। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी, मोस्ट का, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? प्राकृत लैंग्वेज, खरोष्टी स्क्रिप्ट। समझ रहे हो बात को? तीसरे नंबर पे कौन है? अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई और इन्हीं की स्क्रिप्ट में। समझ रहे हो? ये है इसका नटशेल। अब आओ आगे। यहीं से, इसी पहले पेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, लगाओ जरा। जी हाँ, बिल्कुल, प्रियदर्शी। ये देखिए, टाइटल से ही क्वेश्चन बनाया हुआ था, देवानाम प्रियदर्शी। अगर वो देवानाम प्रिय भी यहाँ पे लिखता, ठीक है, देवप्रिय, देवानाम प्रिय, तो भी वो भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ प्रियदर्शी लिखा हुआ है तो वो है। ये ऊपर के कुछ भी नहीं है, ये फालतू इसमें ऑप्शन दे के रखा हुआ है बना के। यहाँ से हमने दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, पहली जो इंस्क्रिप्शन, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया से मिलती है वो प्राकृत लैंग्वेज की है। दूसरी बात, तो फिर संस्कृत की अर्लीस्ट कब मिलती है? संस्कृत की जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है इंडिया में, तो वो कब की मिलती है? तो यहाँ अभी मत जाओ, अभी मत, ये पूरे में आपको कहीं पे नहीं जाना है। इसके लिए आपको एक मैप में जाना है, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैप में जब आप गिरनार इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये इंडिया में अभी तक की पाई गई अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। समझ रहे हो बात को? गिरनार की जो इंस्क्रिप्शन है, अर्लीस्ट संस्कृत का जो मतलब जो इसमें टांका किया गया है, वो इधर गिरनार के इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। तो ये इस इंस्क्रिप्शन में ना सिर्फ अशोक के बारे में जिक्र मिलता है, ना सिर्फ ये अशोकन टाइम की इंस्क्रिप्शन है, अशोक ने यहाँ पे अपना, ठीक है, अपनी, हाँ, अपनी इंस्क्रिप्शन यहाँ पे इंस्क्राइब की थी, ठीक है। ना सिर्फ अशोक के टाइम की है, बल्कि जो शक शासक था रुद्रदमन वन, रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन, तो रुद्रदमन वन, उसने भी इस पे संस्कृत की इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे इंस्क्राइब की थी। इसने एक्चुअल में इसमें संस्कृत के जो वर्ड्स है वो इसमें टंकवाए थे। समझ रहे हो? रुद्रदमन वन, रुद्रदमन फर्स्ट। उसके बाद इसमें स्कंदगुप्त का भी मेंशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जो गुप्त राजा स्कंदगुप्त था, स्कंद, तो उसका भी इसमें मेंशन आता है। और यही वो इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपके इस गुजरात के एरिया में जो भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था, उसका जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है। गुजरात में जो, ठीक है, जो सुदर्शन लेक थी अशोकन टाइम की, उसका जिक्र इसमें मिलता है। और इसी में ये बताया गया है कि अशोकन, ये जो सुदर्शन लेक है, इसे बाद में स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर करवाया था, इसी इंस्क्रिप्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? तो ये है आपकी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये वो नीचे वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूरा एक दिन लगा दिया यार, इसमें अर्थशास्त्र पूरा पढ़ लेना पड़ा। बताएंगे, ठीक है, आगे। क्वेश्चन अच्छा था ये। तो नंबर वन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, जो साउथ इंडिया में अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, तो वो भी ध्यान में रखना, वो बहुत पुरानी नहीं है। वो जो किंग विजय था, सातवाहन जो राजा था, उसने साउथ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ, इससे आपको क्या ध्यान में रखना है कि नॉर्थ इंडिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शन पहले बनी, साउथ इंडिया में इसके बाद आई है। तो जो सातवाहन राजा था, उसने इंस्क्रिप्शन वहाँ पे इंस्क्राइब की थी। ये वाला फैक्ट मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर वो कभी आपसे पूछे ना, ये सप्त मातृका कल्ट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सप्त मातृका कल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में ही ये नई इंस्क्रिप्शन जो है डिस्कवर हुई थी। तो जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है, और यूपीएससी की अब ये आदत हो गई है कि जो भी एंशियंट इंडिया से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी उलझुल पूछे जा रहे हैं। आप 2021 का 2024 का सीडीएस देख लेना, सीडीएस 1, उसमें उन्होंने एक चोला एम्पायर पे उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें मूर्तियों, कौन मूर्ति कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। और वो लेटेस्ट न्यूज़ की वजह से था, 2-3 साल पहले वो जगह न्यूज़ में थी। ऐसे ही ये जो नई इंस्क्रिप्शन मिली है, कौन सी जगह से मिली है, वो गांव याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मुझे भी याद नहीं है, बहुत अजीब सा नाम था, ना आपको होने वाला है। एटलीस्ट ये ध्यान में रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है,
आंध्र प्रदेश में साउथ इंडिया की सबसे पुरानी संस्कृत की इंस्क्रिप्शन अब मिली हुई है। इससे पहले माना जाता था कि संस्कृत की ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन 4th सेंचुरी एडी की थी, इक्ष्वाकु राजाओं की। समझ लो, जिस पे उन्होंने पीवाईक्यू पूछा भी था, हमने बुद्धिज्म वाले क्वेश्चन में इक्ष्वाकु राजाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। दूसरी बात मैंने इसलिए भी ये साथ में लाया ताकि आपको आइडिया एटलीस्ट रहे कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, कि सातवाहन पहले है, इसके बाद इक्ष्वाकुओं का बड़ा राइज होना शुरू हुआ। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बात आपको ध्यान में थोड़ा रखनी है। इससे पहले माना जाता था कि ये जो नागार्जुन कोंडा की इंस्क्रिप्शन है इक्ष्वाकुओं की, ये सबसे ओल्डेस्ट है साउथ इंडिया में। बट नो, साउथ इंडिया में जो ओल्डेस्ट है वो अब मिली है आंध्र प्रदेश में। समझ रहे हो? और संस्कृत और ब्राह्मी में मतलब वो लिखी हुई है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्राह्मी इसकी स्क्रिप्ट है। समझ रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, ये जो सप्त मातृका कल्ट है, ये एक्चुअल में जो सात नाम यहाँ से याद रखना, ये आपको याद रह जाएगा, याद रहेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। सप्त मातृका, समझ रहे हो? मातृका, 7 माताओं का लोकल, कुछ 7 डीटीज हैं, ठीक है, उनको वर्शिप करने वाला ये वहाँ का लोकल कल्ट है। तो सप्त मातृका कल्ट के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है कि ये उस टाइम पे वहाँ पे आपको मिलता था। ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डीटीज, इनकी वो जो है वर्शिप करते थे। अगर कम से कम ये भी अगर पूछ लेना कि भैया सप्त मातृका कल्ट ये कहाँ से बिलोंग करता है, मुझे तो ऐसा लगता है एक्चुअल में, मैंने, ठीक है, मुझे मैंने जो इसकी इंटरप्रिटेशन करी, वो सप्त मातृका कल्ट और सातवाहन, इस शब्द का कुछ लेना देना जरूर है कि उस टाइम पे ये कल्ट क्यों आया। स्पेशली जो सातवाहन राजा, जब आप इनको देखेंगे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, है ना, और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो ये जो नाम है गौतमी पुत्र, है ना, वशिष्ठी, तो हो सकता है कि ये राजा आपके महर्षि गौतम या फिर महर्षि वशिष्ठ के लिए वो डिनोट हो, लेकिन माना जाता है कि ये जो सातवाहन राजा थे उस टाइम के, ठीक है, तो ये राजा अपनी फीमेल लीनियज को, ठीक है, वो वहाँ से ट्रेस करते थे। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो चीज़ इनकी वर्शिप पूजा पद्धति में भी दिखती हो, है ना, इसलिए इन्होंने ये 7 माताओं वाली 7 फीमेल डिटीज की वो जो है चर्चा की हो। समझ रहे हो? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, राइट। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। सॉरी सॉरी, तो इम्पोर्टेंट कुछ काम था। ओके, शुरू करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब देखो मौर्यों के बारे में कहाँ कहाँ से हमें फाइंडिंग्स मिलती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा ब्रीफ में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे जो मेगास्थनीज है इंडिका, उससे आपको जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से आपको जानकारी मिलती है। मैंने ये स्पेसिफिकली इस हिस्से का स्क्रीनशॉट इसलिए लाया क्योंकि अगर वो आपसे पूछे कि क्या पुराणिक लिटरेचर में मिलती है, तो ध्यान में रखना पुराणों में भी मिलती है। पुराण जो है ये आपके लिखे जाने ही शुरू हुए थे लगभग 300 BCE से लेकर के लगभग 300 AD तक ये लिखे गए हैं माना जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो मौर्य राजा थे उनके बारे में भी पुराणों में भी जिक्र मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने ये लाया। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाइए ज़रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? देखो ज़रा, लगाओ। अलेक्जेंडर का इन्वेजन मतलब भाई कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस टाइम पे कौन था ये बताओ ज़रा, इस टाइम पे कौन था? समझ रहे हो? उस टाइम पे मौर्य आपके बने नहीं थे, है ना। वो जो धनानंद है, वो धनानंद राज कर रहा था, नंद वंश का। ये तो बाद में आए, शुंग कर्ण, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लेटर, उनके पीरियड के हैं। ये है वो क्वेश्चन जिसने मेरा पूरा एक दिन खाया, कसम। एक दिन का मतलब है कि 3-4 घंटे कम से कम मैंने इसमें लगाया, क्योंकि मुझे स्टडी करना पड़ा और एक क्लॉज निकाल के लाना पड़ा जिससे मैं यूपीएससी को गलत साबित करूं। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखो सोर्सेज से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थशास्त्र से बहुत क्वेश्चन ये रिसेंट ईयर्स में पूछ रहे हैं। मैंने ये बात देखी है, आप भी अभी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे।
अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार विच ऑफ द, ये द है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अ पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। अ फीमेल स्लेव born her master a son, she was to be free, she was legally to be freed, है ना। ये इसका कुछ ऐसा ये सेंटेंस है, मैंने ये गलत इसमें टाइप कर दिया शायद। एंड ऑफ अ सन born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to get status of master's son। if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status, यार मैंने बहुत इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई है, तो ऑफ द मास्टर सन, क्लियर, ये जल्दी में हो जाता है। इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, 2022 का ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक पर्सन जो है जुडिशियल पनिशमेंट के तौर पे एक स्लेव बन सकता था क्या, अगर एक फीमेल स्लेव अपने, है ना, अपने मास्टर को अगर वो मतलब बच्चा पैदा करती है, ठीक है, मास्टर ने मान लीजिए अगर किन्हीं कारणोंवश उसने संभोग में वो संलिप्त हो गया और उसके बच्चा हो गया, तो वो लीगली फ्री हो जाएगी क्या। अगला, इफ़ अ सन बॉर्न टू, अगर किसी फीमेल स्लेव को अगर बच्चा पैदा हुआ और उसको मास्टर ने, ठीक है, मास्टर ने फादर किया, मतलब बोला कि भाई आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो सन क्या लीगली एंटाइटल हो जाएगा फॉर द स्टेटस ऑफ मास्टर सन। एक्चुअल में यूपीएससी का जो इसमें आंसर है वो एक को एक्सक्लूड करके 2 और 3 है, बी है यूपीएससी का आंसर। ये बात बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है ना। अगर आपको बहुत ब्रॉडली पढ़ना है, मैंने अर्थशास्त्र का जो वॉल्यूम 3 है उसको लगभग आप मान के चलो कि आधा पढ़ा है इन 3-4 घंटों में। तो अगर आपको इस पे ब्रॉडली अगर रूल्स देखने अर्थशास्त्र के स्लेवरी पे, तो 13th चैप्टर देखना, वो स्लेवरी पे ही है, तीसरे वॉल्यूम का 13th चैप्टर, है ना। तो उसमें ये दोनों बातें लिखी हुई है, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मैंने इसलिए भी नहीं लाया, मैं आपको अभी बताऊंगा उसके प्रिंसिपल, ऐसे ही बताऊंगा, मुझे है ना ओरली याद है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट उसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स उसका सिस्टम था और इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है उधर, है ना, कि अगर किसी लड़की को, अगर किसी फीमेल स्लेव को, ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो मास्टर से, तो वो लीगली फ्री हो जाएगी। दूसरा कि अगर किसी फीमेल स्लेव ने बच्चा पैदा किया और मास्टर ने बोला कि मैं इसको फादर करूँगा, है ना, मैं इसकी टेक केयर करूँगा, तो फिर सन जो है वो उसका लीगल सन बन जाता है। ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं, अगर उसने बोला कि मैं इसको फादर करूँगा तो, समझ रहे हो, ये बात सही है। पर ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। उस टाइम पे स्लेव बनाने के जो तरीके थे वो इस, है ना, इस चैप्टर 13 में क्या तरीके बताए हुए हैं। नंबर 1, यू कुड बी अ स्लेव बाय अ ट्रेड, यू कुड बी अ स्लेव बाय अ मॉर्टगेज, बाय वे ऑफ मॉर्टगेजिंग। अगर आपको किसी ने गिरवी रख दिया, किसने, आपके अपने परिवार ने, समझ रहे हो, मॉर्टगेज किया हुआ है ना। यू कुड बी अ स्लेव बाय, है ना, सेल्फ, मतलब एक तरीके से वॉलंटरी स्लेवरी, आप वॉलंटियर भी कर सकते थे स्लेवरी के लिए। मान लीजिए आपने किसी से कर्जा लिया हो और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद को वॉलंटियर कर सकते थे, राइट। एंड यू कुड बी अ स्लेव बाय बर्थ एज वेल, ठीक है, आप स्लेव एक बर्थ के तौर पे भी हो सकते थे कहीं पे, अगर, है ना, अगर आप कहीं पे, ठीक है, किसी किसी मास्टर के जो 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 स्लेव्स हैं, जब तक उनका स्लेवरी का टर्म पूरा नहीं हुआ है, अगर उस टर्म के बीच में उनका बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टर्म तक बच्चा भी स्लेव माना जाता है। इस बात को समझ रहे हो। दूसरी बात, ये जो अर्थशास्त्र की स्लेवरी थी, एक बात ध्यान में रखना, 2 सोर्सेज मेजर है हमारे पास अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। एक अर्थशास्त्र है, ठीक है, एक हमारे पास है मेगास्थनीज की इंडिका। याद रखना, इंडिका में स्लेवरी मेंशन्ड नहीं है। इंडिका में ये लिखा है मेगास्थनीज ने कि स्लेवरी नहीं है मौर्यन एम्पायर में, कहीं सर्च कर लेना भाई, इंडिका में बोला हुआ है कि स्लेवरी नहीं है मौर्यन एम्पायर में। पर
ये जो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 ऑफ थर्ड है ना, ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसका जो तीसरा वॉल्यूम है उसका 13th चैप्टर तो पूरा स्लेवरी पे है, उस स्लेव्स के लिए नियम उसमें दिए हुए हैं। समझ रहे हो बात में? उसमें ये तक बताया हुआ है कि मास्टर अगर स्लेव के खिलाफ ये ऐसे ऐसे ऑफेंस करता है तो स्लेव को आपको बरी कर देना पड़ता है। स्लेव अगर भागता है तो उस पर इतना इतना चार्ज लगेगा, है ना। इनफैक्ट अगर मान लो एक तो नियम ऐसा भी है, अगर आपने हाँ, आपने कोई अपने किसी रिश्तेदार को, किसी किन को अगर आपने स्लेवरी के लिए मॉर्टगेज किया हुआ है और वो मर जाता है ना, तो वो रद्द मानी जाएगी वो ट्रांजैक्शन, बीच में मर जाता है। मान लो 7 दिन आपने 15 दिन के लिए उसको स्लेव के लिए मॉर्टगेज किया, भाई मैं 15 दिन के लिए स्लेव भेजता हूँ ये तेरे पास और ये तुम्हें उसकी वैल्यू पे कर देगा, वैसे मतलब स्लेवरी दे करके। अगर वो 7 दिन में मर जाता है तो 7 दिन की ट्रांजैक्शन तो कंसिडर होगी, अगले 7 दिन के लिए उसे वापस वो क्लेम देना पड़ेगा। समझ रहे हो, है ना। तो ऐसे ऐसे उसमें रूल्स थे। सो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज नॉट, आई मीन, वेरी वेरी ह्यूमनिस्टिक, वो मैं ज़रूर कहूँगा। इसमें स्लेवरी के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। लेकिन भाई ये जो यूपीएससी ने कसम से, अगर अगर यूपीएससी का कोई मेंबर मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है, मैं इसको डालूंगा, मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली यूट्यूब पे डालूंगा, अगर भाई तुम फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या आंसर बनाने से पहले, अब मैंने तुम्हारी आंसर की नहीं देखी है यूपीएससी पीपल, प्लीज़, मैंने आपकी आंसर की नहीं देखी है, मुझे कोचिंग की आंसर कीज ने बताया हुआ है कि यूपीएससी का ये आंसर है। समझ रहे हो? तो अभी अगर कोई इसको देख रहा है इस वीडियो को तो चेक करना ज़रा, और यूपीएससी का आंसर सही में वही है क्या, 2 और 3, अदरवाइज वो है मुझ पर डिफेमेशन लगा दे। लेकिन अगर ऐसा सही है तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ के अपने आंसर बना लिया कीजिए, क्योंकि कौटिल्य के ही अर्थशास्त्र में जब आप चैप्टर 13 को पढ़ते हो, जो यूपीएससी ने शायद पढ़ा भी होगा, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आप जुडिशियल पनिशमेंट के तौर पे बन सकते हो। पर जुडिशियल पनिशमेंट्स चैप्टर 13 में है ही नहीं, है ना। जुडिशियल पनिशमेंट्स के लिए अलग से चैप्टर 19 वगैरह है, उसमें अलग से बना हुआ। मुझे चैप्टर 12 जब मैं पढ़ रहा था तो चैप्टर 12 में ही मुझे इसका आंसर मिल गया कि भैया चैप्टर, है ना, चैप्टर 12 में अगर आपने इमेच्योर गर्ल्स के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है, सॉरी, जो इसका वॉल्यूम बुक 4 है, बुक 4, तो उसमें चैप्टर 12 में के अकॉर्डिंग अगर आपने इमेच्योर गर्ल के साथ इंटरकोर्स कर लिया तो, है ना, तो उस पे के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी, ये सब वहाँ प्रेस्क्राइब किया हुआ है। एक बात ध्यान में रखना, कौटिल्य कौटिल्य ने जितनी भी अपनी थ्योरीज दी है स्पेशली वुमेन पे, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, और आप कह सकते हैं कि हाँ, एक तरीके से फेवरिंग द मैन, कुछ इस तरीके की उनकी थ्योरीज थी। वो कैसी? फॉर एग्जांपल, एक मेल को अलाउ किया गया है कि आप अगर एक वुमन जो कि ऑलरेडी, है ना, प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है, जो कि एक मेजर वुमन है, ठीक है, मेजॉरिटी को वो अटेन कर चुकी है, अगर उसके कंसेंट से, उसकी विल से अगर आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं तो आप पे कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, अगर वो आपकी कास्ट की होगी तो। दूसरी बात, मेन के लिए अगर वो किसी दूसरे कास्ट की भी है तो भी कोई बंदिश नहीं है। ये बात समझ रहे हो? दूसरे कास्ट की है तो भी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन फीमेल्स के लिए उसने स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब किया गया है कि भैया आपको अपनी नियत, वो अपने लिमिट्स में रहना है। और फीमेल्स के लिए उसने स्पेसिफिकली उसमें बोला हुआ है कि भैया अगर वुमेन इनिशिएट करती है किसी भी तरीके का इंटरकोर्स तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। इतना बड़ा इस चीज़ को लिखा हुआ है, ये देखो, इफ अ वुमन हु ऑफ हर ओन अकॉर्ड, मतलब अपने इच्छा से अगर कोई वुमन यील्ड्स हरसेल्फ टू अ मैन शैल बी अ स्लेव टू द किंग। समझ रहे हो? सो बाय वे ऑफ पनिशमेंट, सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे 2-3 ऐसे और क्लॉजेज है, ये तो मैंने पहले ही टॉप में ही ये क्लॉज मिल गया मुझे, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो बाय वे ऑफ पनिशमेंट कोई स्लेव्स हो भी सकता था। और ऐसे उसमें जुडिशियल वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर जो चैप्टर आई थिंक 19 समथिंग वो चैप्टर था। दूसरी बात, एक और चीज़, यहाँ स्लेवरी पे उसने जो नियम दिया हुआ है, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आर्य व्यक्ति है, आर्य
आर्य व्यक्ति को स्लेवरी के लिए ट्रेड नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो? ना तो आर्य व्यक्ति खुद को एज एज ए स्लेव खुद को रखेगा और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति एक आर्य व्यक्ति को ट्रेड करेगा। इस बात को समझ रहे हो? आर्य व्यक्ति कौन था? 4 वर्णों से संबंध रखने वाला व्यक्ति आर्य था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्लेव के तौर पे ट्रेड नहीं किए जा सकते थे। ये बात ध्यान में रखना। इसके लिए उसने पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की है। जैसे ही आप ये 13th चैप्टर पढ़ोगे ना, तीसरे वॉल्यूम का, तो आप पाएंगे पहला ही पैराग्राफ इस बात की वो जिक्र करता है। फिर स्लेव कौन हो सकते थे? खुद को स्लेव के तौर पे कौन पेश कर सकता था? मल्लेच। कैसे लिखते हैं यार? मल्लेच, है ना? जैसे भी लिखते होंगे। जो मल्लेच लोग थे, मल्लेच, मुझे लगता है मैं हिंदी में फेल हुआ हूँ इस बार जो मल्लेच लोग थे, राइट, जो मल्लेच लोग थे, मल्लेच मतलब इस वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग, उनको एज ए स्लेव वो ट्रीट कर रहा था इसमें। अदरवाइज अगर आपने इन 4 वर्णों से किसी व्यक्ति को अगर ट्रीट किया एज ए स्लेव इंक्लूडिंग शूद्र, तो वो आपको उसमें वो एक ऑफेंस था और क्रिमिनल ऑफेंस था, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अर्थशास्त्र पे और बहुत क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे। तो हाँ, मैं तो ये यूट्यूब में तो चढ़ा ही रहा हूँ इसके लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये डाला हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं गाइस, ये फ्री लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये पेड सेशंस का एक हिस्सा है। पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम हम इसे कहते हैं, और ये यूपीएससी का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, भाई कहीं देख लेना पीवाईक्यू बहुत करवा रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ कोई नहीं करवा रहा होगा, समझ रहे हो? ऑप्शंस पे अच्छी रिसर्च, एक तरीके से स्टोरी बनाने की ये कवायद है पूरी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखना, ये रिवीजन ओरिएंटेड बेसिकली मॉड्यूल है। आप अगर देखेंगे तो civilspot.in ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे लॉगिन करके ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने 3 प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है, 3 मेंस लिख चुका हूँ इस बार, इंक्लूडिंग दिस मेंस लगातार, राइट। और ये साइंस एंड टेक का कोर्स भी है, बहुत ही ठीक है, अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया हुआ है। जो मैंने अपने लिए पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जो मेरे लिए काम किया इन 3 प्रीलिम्स में। तो आप एनरोल कर सकते हैं, क्लियर? टेक्निक्स वगैरह सब इसमें ऐसे ही डिस्कस हो रही है अपनी। तो अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र पे और एनडीए पे। देखिए ये क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट। दूसरा, कि मेन कंसर्न ऑफ अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इश्यूज लाइक ओरिजिन्स ऑफ द स्टेट। समझ रहे हो? तो इसको यहाँ पे, इसको इसको बहुत अच्छे से, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन था, शाही क्वेश्चन है, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ फंसाने की बात की गई है ना? ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होगा, उसके कौन से अंग होंगे, कितने अंग होंगे, है ना, ये सब बात अर्थशास्त्र में लिखी गई है ना? उसमें जो राज्य के सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 7 अंगों की जो थ्योरी है, कि राज्य के 7 अंग होंगे, ठीक है। वो 7 अंग कौन कौन से थे? ठीक है, किंग। दूसरा, अमात्य मतलब मंत्री। तीसरा क्या है? फोर्ट, मतलब इनका जो जो किला रहते हैं, ठीक है। अगला इनका, ठीक है, मित्र। मित्र मतलब जो आपके अगल बगल के जो साथी हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वो मित्र होंगे। अगला क्या? बल। बल मतलब जो फोर्स है, ठीक है, आपकी जो मिलिट्री है, आर्मी है वो। जनपथ, जनपथ, तो जनपथ क्या है? बेसिकली पब्लिक सपोर्ट। ये लेजिटिमेसी की बात उस टाइम पे कर रहा है कि पब्लिक सपोर्ट भी होनी चाहिए, उस टाइम कह रहा है, लेजिटिमेसी, बल। और फिर कोश, कोश ना, ये हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले सेशन में भी, पीवाईक्यू के, यहाँ यूट्यूब पे तो नहीं है, कोर्स में तो पढ़ा था जब हम वैदिक पीरियड का कर रहे थे, समझ रहे हो? तो सप्तांग थ्योरी यहाँ पे दी हुई है और बताया है कि स्टेट क्या है बेसिकली, सही बात है। लेकिन इज मेन कंसर्न ऑफ अर्थ शास्त्र टू प्रेस्क्राइब थियोरेटिकल इश्यूज? नहीं, इट इज अ प्रैक्टिकल बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। हाउ?
इसको अभी यहाँ समझो। ये जो नाम है ना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब ही यहाँ पे है अर्थ का शास्त्र। अर्थ मतलब, ठीक है, अर्थ का शास्त्र। मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ ही रहा था, मैं आपको अगर आपको अर्थशास्त्र का मूल जानना है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। उसमें एक अच्छा श्लोक है अर्थशास्त्र का, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि अर्थशास्त्र में एक्चुअल में कह क्या रहा है। राइट, वन सेकेंड। मन चंगा नहीं, ये नहीं है। गवर्नड महासरस्वती, ओके, एक मिनट, ओके। I was just reading this. हाँ, सो अर्थशास्त्र में देखो चाणक्य क्या कहता है कि शिक्षा मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जया। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि हैप्पीनेस का जो रूट कॉज है वो धर्म है, राइचियसनेस है, और राइचियसनेस का जो रूट कॉज है वो अर्थ है, धन है। समझ रहे हो? और धन का जो प्रोटेक्टर है वो क्या है? राज्य। और स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है वो कब बनेगा? जब कोई इंद्रिय जया, इंद्रियों को जीत चुका हुआ व्यक्ति उस स्टेट को लीड कर रहा होगा। प्राचीन काल की बात है कि अभी अभी कहीं स्टेट में इलेक्शन हुए और तो इंद्रियों का सबसे बुरा, हाँ, कहीं पे मैं आई मीन दैट प्रेसिडेंट इज ए रिडिकुलस प्रेसिडेंट, वन ग्रेट कंट्री, आई मीन दे कॉल इट कि दैट कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, दे दे इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट हु इज रिडिकुलस, है ना? ही इज रिच बट इवन हिज फैमिली स्टोरीज एटसेट्रा, वो सब बहुत वायरल होती है। खैर छोड़ो, तो उनका पतन निश्चित है पश्चिम का पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं यार कौटिल्य क्या बोला है ना? जो जिनको समझ आ रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको राइचियसनेस लानी है तो अर्थ को आपको, अर्थ यानी धन को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, या फिर लोगों के आर्थिक हितों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी आर्थिक हित के ध्यान के लिए, उन्हीं हितों के ध्यान के लिए, मटेरियल हितों के ध्यान के लिए राज्य की संकल्पना उसने की। इससे पहले जो राज्य की संकल्पना थी कौटिल्य से पहले, जैसे, ठीक है, जैसे आपके जो बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ स्टेट है, बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ स्टेट किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है एक ऐसे महासम्मत की, बुद्ध में बहुत है ना, पाली भाषा में महासम्मत, महासम्मत एक ग्रेट इलेक्ट की बात की गई है, जो कि एक मॉरल और राइचियस व्यक्ति होगा, ठीक है, और जो कि लोगों को साल्वेशन की तरफ ले जाएगा। तो बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ स्टेट जो इससे पहले प्रेवेलेंट था, वो एक तरीके से थोड़ा यूटोपियन था। ये मटेरियलिस्ट आइडिया है, राज्य की ये संकल्पना मटेरियलिस्ट है, ताकि अर्थ को सिक्योर किया जा सके। अब उस अर्थ को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग राज्य कैसे बनाया जाए, इसका शास्त्र है अर्थशास्त्र। सो इट इज अ बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इट इज अ बुक ऑफ जस्टिस। जस्टिस ये एक लॉ है ना, एक लॉ बुक है। हमने पढ़ा ना ऊपर, कानूनों की बुक है, कानून बताए गए हैं, प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि किसको क्या करना है। समझ रहे हो? तो ये सब बातें इसमें लिखी गई है। सो इट इज़ नॉट ए थियोरेटिकल बुक। ऐसे फंसाता है वो। अब भाई ये क्वेश्चन देखना, इसको भी, इसका भी रिसर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कहीं जा करके फिर मुझे एक आर्टिकल मिला, उसमें ये डेली टाइम टेबल इनका दिखा, है ना? लेकिन ये लॉजिक से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था यूपीएससी ने, एक्चुअली लॉजिक से हो जाना था, और मैं कर भी पाया कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि विच वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ डेली टाइम टेबल ऑफ किंग एज प्रेस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र। यहाँ से हमें पता चलता है अर्थशास्त्र में डेली एक टाइम टेबल प्रेस्क्राइब किया है उसने, कि तुम्हें ये करना है राजा, तुमको ये करना है अगर स्टेट को तुम्हें प्रॉस्परस बनाना है। समझ रहे हो? तो इसको पढ़ो, रिसीव रिपोर्ट्स ऑन डिफेंस, विजिट द टाउन इनकॉग्निटो, ठीक है, रिसीव रेवेन्यू इन कैश,
एंड कंसल्ट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सोचो जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचो, पॉज करो और सोचो। भाई ये जो है ना इनकॉग्निटो मोड ऑन ऑन करके राजा अगर डेली ये टाउन पे जाएगा, विजिट करने जाएगा, तो सोचो, 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 आज के मॉडर्न युग में भी जब मान लो बुलेट ट्रेन इंडिया में चल गई, मान लो अच्छे दिन आ गए, मान लो अच्छे दिन आ गए, बुलेट ट्रेन चल गई और हर सिटी में चल गई, बावजूद इसके अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डेली किसी टाउन की विजिट के लिए, और वो भी इनकॉग्निटो होकर के, समझ रहे हो, इनकॉग्निटो मतलब पहचाने भी ना जाए वो, उसके लिए दाढ़ी मूछ लगानी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा, वेशभूषा चेंज करनी पड़ेगी, वो डेली कर पाएंगे क्या ये काम? मान लो सब चीज़ें हो गई, मिनट में ट्रैवल करने, टाइम ट्रैवलिंग की मशीन भी मान लो आ गई, है ना, तो भी कर पाएंगे क्या? नहीं, पीछे यार कई चीज़ पेंडिंग होती है, यू कांट डू इट डेली, है ना, बहुत वो ये डेली का बात नहीं है। सो आंसर शुड बी दिस। पर यहाँ देखो, आपको ही कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसी, अब मुझे नहीं पता यार कि यूपीएससी इसमें कितना सही है, क्योंकि फालतू में ये है ना, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कुछ भी लिखे जा रहा है कि रिसीव रेवेन्यू इन कैश। अब अगर उसकी लैंग्वेज के हिसाब से अपने ही शर्तों पे वो अपनी गेम खेल रहा है यूपीएससी बेसिकली। अब अगर उसकी लैंग्वेज के हिसाब से चलें तो कसम ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ओनली इन कैश होता है क्या? नहीं, रिसीव रेवेन्यू इन कैश सीधा लिख सकता था, रिसीव रेवेन्यू, राइट, नो, उस टाइम पे कैश एंड काइंड कहीं पे भी आप रेवेन्यू ले सकते थे किसी भी प्रकार से, कैश या फिर गोल्ड में रेवेन्यू ले सकते थे। इनफैक्ट ये मेंशन भी किया गया है, सॉरी, इनफैक्ट ये इसमें मेंशन भी किया गया है ना। आप जब इसमें ये है वो टाइम टेबल जो मुझे इसका मिला, इसने देखो 6 से 7:30 बजे तुझे ये करना है, राजा नहीं भाई, क्या था वो, ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्लेव ऑन अर्थ। ठीक है, वैसे सोने भी ध्यान से नहीं दे रहे हैं, वो 6 बजे इसको उठाए जा रहे हैं, तो उसके बाद इसको अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी इनकम वगैरह वो सब चीज़ें करना है। और ये देखना फिर, है ना, 1 बजे, 1 बजे उसको उठने के लिए बोल रहा है, मतलब 1:30 बजे सुबह उठना है और 3 बजे तक आपने, है ना, मेडिटेट करना है, ये सब करना है, 12 बजे सो तुम, 10:30 बजे से डेढ़ मतलब 3 घंटे सो जाओ, बाकी तुम काम करो। समझ रहे हो, ये 3 घंटे ही हुए ना यार, कैलकुलेट इट। आई मीन इट वॉज वेरी फनी टू रीड इट, लेकिन ये उसने प्रेस्क्राइब एक्चुअल में किया हुआ है। ये देखो, इस पे संस्कृत टेक्स्ट भी है, ये उसने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, और ये सन की था यार वो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ईशा ऊषा वगैरह ये कुछ नहीं है उनके सामने। समझ रहे हो, था भाई, चंद्रगुप्त था, उसके पास था भाई, ही हैड दैट कैलिबर, तभी जा कर के उठ रहा था वो। सो ये सब चीज़ें उसमें है, बाकी तो ये चीज़ें बताई हुई है, ये बात हीट ये कर लो वो कर लो, मैं फालतू की भसड़ है, ऑनेस्टली बताऊँ कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। हाँ, वो आईआईटी वाला बाबा सही है गुरु, आज की डेट के लिए नहीं है ये, उस टाइम पे था, महामानव रहते थे भाई, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? और ये पढ़ना भी नहीं है ना, पढ़ना भी नहीं है, क्या पढ़ना है इसमें? लेकिन उन्होंने पूछ लिया, लॉजिक के लिए पूछा हुआ था, मैंने आपके लिए बता दिया कि रेवेन्यू रेवेन्यू की बात इसमें हुई है, राइट। इसमें कहीं आपको वो नहीं मिलेगा कि जाओ इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मोड ऑन करके। आगे आते हैं भाई, एक बात और है जो आपको मिलेगी, क्या कहते हैं इसे, एनसीईआरटी में मिलेगी, कि अशोक जो है वो पहला रूलर है जिसने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब किया फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब इंस्क्रिप्शंस में अपने मैसेज किसी ने अगर डिलीवर किए हैं तो उसमें अशोक पहला आदमी है। और धम्म से रिलेटेड इसकी मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शंस थी, है ना, वो थी, धम्म की प्रचार के लिए इसने कई काम किए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाई, पिलर वगैरह इसने बनवाए, स्तूप बनाए ताकि धम्म के सिद्धांतों को ये फैलवा सके, और धम्म महामत्तों की भी स्थापना की। इस पे भी एक पीवाईक्यू आया है, बहुत बार आया हुआ है ये तो, कि धम्म महामत्त जो है ये कौन थे? तो ये स्टेट के ऑफिसर्स थे एक्चुअली, ठीक है, ये कोई मॉन्क नहीं थे, स्टेट ऑफिसर्स थे, जिनका काम था कि धम्म के नियमों को प्रचार प्रसार किया जाए, दूसरा कि ये देखा जाए कि वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, समझ रहे हो, आर दे बीइंग फॉलोड और नॉट। तो ये बात, दूसरा ये देखिए धम्म महामत पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोक ऑल्सो ट्राई टू, ये एक अच्छी स्टेटमेंट है। एक्चुअल में उसका जो धम्म का जो आइडिया था ना, हाँ, जो मैं भी अगर उसको देखूं, अशोक को अगर एक
एक तरीके से कहें ना कि नेकेड आई से अगर अशोक को देखा जाए तो ही वॉज ए ग्रेट, आप इसे कहेंगे ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ द टाइम। भाई उस आदमी ने पहले अपने 100 भाइयों को मारा। अब पॉलिटिक्स है, सब चीज़ें करवा देती है, उस टाइम की पॉलिटिक्स थी, थ्रेट था। अब जिसको थ्रेट हो अपनी सत्ता को बचाने के लिए या सत्ता हथियाने के लिए, वो ये काम करेगा ही। उसने पहले ये काम किया, है ना। उसके बाद उसने कलिंग को कैप्चर कर दिया, अपना स्टेट उसने पूरा सिक्योर किया, बढ़िया से सिक्योर किया। आई थिंक मैंने इसमें डाला भी हुआ है आगे मैप। ये कलिंग को जीत के उसने अपना ये वाला इतना स्टेट ये उसने पूरा सिक्योर कर दिया। साउथ में उसे पता था कि अगर वो ज़्यादा नीचे रेड चलेगा तो एकदम ठीक है, औरंगजेब जैसी उसकी हालत हो जानी थी। चोल चेर पांडे ये उतने कमज़ोर राजा उस टाइम पे थोड़ी ना थे, है ना। अगर वो उस टाइम पे नीचे चलता है, केरला पुत्राज वगैरह को जा करके वहाँ पे अगर अटैक करता है, फिर पीछे का गवर्नेंस कौन संभालेगा। सो इतनी सब चीज़ें उसे मालूम थी। अब उसे राज्य में शांति चाहिए थी। अगर आपको कोई भी काम करवाना है, यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल भाई। वो ये बात समझता था, तो उसने एग्जाम्पल सेट करने के लिए धम अपना ज्वाइन कर लिया। और एक्चुअल में उसकी जो धम की फिलॉसफी थी वो एक यूटिलिटेरियन आइडिया था। अशोक ने यूटिलिटी, उसके उसके धम की एक यूटिलिटी थी भाई। वो ये कि ही वांटेड हिज एम्पायर टू स्टे टुगेदर इन द नेम ऑफ धम्मा, इन द नेम ऑफ धम्मा, है ना। तो उसने पूरा एकदम मैकियावेलियन ही था वो, सॉफ्ट मैकियावेलियन। मैकियावेली कहता है कि राज्य को या फिर राजा को, द प्रिंस को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए रिलीजन का, धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे धर्म से दूर जाना चाहिए, नहीं, इस्तेमाल करो, चर्च का इस्तेमाल करो। मैकियावेली ने ये कहा है। अशोक ने भी तो वही किया, लेकिन उसने उस टाइम पे प्रेवलेंट धर्म को, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना दम का नियम चलाया। क्यों? ताकि वो एम्पायर को टुगेदर रखे, सोसाइटी को एक साथ रखे, एक लाइन में रखे। इसी लाइन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एजर्शन अकॉर्डिंग टू अशोक के एडिक्ट, सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन। रीजन, ही स्प्रेड्स आइडिया ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लगता है कि अशोक ने बुद्ध धर्म तो ज्वाइन किया, पर क्या उसने बुद्ध धर्म को प्रमोट किया? नो। धम्म से हमें लगता है कि ये बुद्ध धर्म के सिद्धांत होंगे, नहीं। इसी पे आगे क्वेश्चन भी है। एक्चुअल में ये सभी धर्मों के बेहतर सिद्धांत थे जो कि नॉर्मल लाइफ में इंसान अडॉप्ट कर सकता था। तो उसने, है ना, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द रिलीजन, उसने इक्विटी को प्रमोट करने का आइडिया वहाँ पे एक्चुअल में लाया था। वो चाहता था कि सोशल हार्मनी, है ना, उसने किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के बजाय सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के पर्पज से ये चलाया था। सो ये आपके एकदम बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। आपको ये पॉज करके लगाना चाहिए था। अब देखो धम से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ये उसी आइडिया से आया है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज द सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, है ना। Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. किसी दूसरे के धर्म को, है ना, जो ब्लेम करता है इसलिए क्योंकि वो अपने सेक्ट को ग्लोरीफाई करना चाहता है, वो अपने ही सेक्ट को सीवियरली इंज्योर कर देता है। यहाँ से क्या दिखाता है? ये सब इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से दिखाता है कि वो सोशल हार्मनी चाहता था, मेन काम वो था। किसने कहा? अशोक ने कहा, समुद्रगुप्त ने कहा, हर्षवर्धन ने कहा, या कृष्णदेव राय ने कहा, है ना। किसने कहा होगा? कृष्णदेव राय तो यहाँ डाल ही दिया इन्होंने, मतलब जबरदस्ती डाल दिया। ये तो था ही भाई, इसने हिंदुइज्म को, है, ये तो प्रत्यक्ष था, इसने हिंदुइज्म को एकदम प्रत्यक्ष प्रमोट किया है, राइट। तो ये तो था ही। हर्षवर्धन कह सकता है, हर्षवर्धन कह सकता है, लेकिन इंस्क्रिप्शन की जब बात हो गई है, यहाँ हिंट भी इसने दे दिया कि कोई स्पेशल इंस्क्रिप्शन है भाई। ऐसे काम तो अशोक ने किया है, समझ रहे हो, ऐसे काम तो अशोक ने किया है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो तो समुद्रगुप्त के उसमें लिखी हुई है, उसकी प्रशंसा की गई है। उसमें तो बताया है कि राजा समुद्रगुप्त ने इस साल में यहाँ पे इतने अटैक किए, 13th लाइन में यहाँ पे अटैक किए, 14th में यहाँ पे अटैक किए, समझ रहे हो। ये तो उसकी प्रशंसा में बनाया गया है।
ये सोशल हार्मनी की जो बात हुई वो अशोक के ही इसमें हुई है, इंस्क्रिप्शन में। अब ये कहाँ की इंस्क्रिप्शन है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो, क्योंकि इसके लगभग सारे इंस्क्रिप्शन में यही बात लिखी हुई है। ये बस आपसे वो लॉजिक चाह रहा था कि आप इसमें और इसमें जो कंफ्यूज हैं, आप इसमें किसको ऊपर रख पाते हैं, क्या कितना इस कन्फ्यूजन को अपनी जीत पाते हैं। और ये डाल के भी किया जाता है, क्योंकि इंसान फिर सोचता है कि यार एग्जामिनर को ये तो पता होगा कि अशोक इसका आंसर होना चाहिए, एग्जामिनर को तो पता होगा। तो हो सकता है उसने ट्रिक खेली हो, एक्चुअल में आंसर हो सकता है कि हर्षवर्धन हो। आदमी ऐसे सोचता है उस टाइम, यार अशोक तो देता ही है, ये तो सभी को पता है, इंस्क्रिप्शन उसकी थी, हो सकता है ये वाली हर्षवर्धन की हो। समझ रहे हो, आदमी का दिमाग कुछ ऐसे चलता है। सो ऐसे में एक ही तरीका है, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो मिक्स होता है आपके रियल गट फीलिंग का और इसका। फिर 2-3 बार मत जाओ, एक ही चीज़ को 2-3 बार मत देखो। वो जो फर्स्ट कॉल वाला आंसर होता है ना, वो आपका एकदम सही होता है। नेवर डाउट योर नॉलेज भाई, जो आपने एक बार पढ़ा हुआ है उसको डाउट मत करना फिर, कि यार ये मैंने पढ़ा तो था, आंसर तो यही है, पर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। पर मत लाना बीच में, वो आपसे गड़बड़ करवाएगा। ये जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, ये बुलाते हैं बैठ के आपको, आओ हमें लगाओ, हम यहाँ पे हैं, आओ इधर आओ। समझ रहे हो, ये बुला रहे होते हैं। रॉन्ग ऑप्शन। द धम्मा प्रोपगेटेड बाय अशोका वाज, ये क्या था, द टीनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म था क्या, ये ऊपर बताया ना मैंने, नहीं। अ मिक्सचर ऑफ फिलोसफीज ऑफ आजीविका और चार्वाका, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं ये तो एकदम फुल्ली मटेरियलिस्ट थे आजीविका। आगे है, इन पे भी क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑफ मॉरल्स कंसिस्टेंट विद द टेनेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स ऑफ द टाइम, ये बताया ना। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट, नहीं। देखो आदमी इन्हीं में कंफ्यूज भी होगा भाई, ऐसे ही पूछेगा वो। फ्यूचर में क्या ऑप्शन बताएगा वो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धम्मा। इट वॉज ए रिलीजियस पॉलिसी ऑफ स्टेट, नहीं। इट वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ स्टेट, इट वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ स्टेट। इवन शिफ्ट फ्रॉम भेरी घोषा टू धम्म घोषा, अरे मेरी राइटिंग, धम्म आराम से लिखता हूँ, धम्म घोषा, सीरियसली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। शिफ्ट फ्रॉम भेरी घोषा मतलब युद्ध की नीति से धम्म की नीति की तरफ आना, ये अशोक की पर्सनल नीति थी। समझ रहे हो, ये उसने स्टेट पे एनफोर्स नहीं करवाई कि ये हमारी राज्य की नीति होगी, नहीं। ये उसकी पर्सनल नीति थी, उसने ये धम्म को पर्सनली अपनाया था व्यक्ति के तौर पे। और ये जो धम्म की पॉलिसी थी, ये व्यक्तियों के लिए उसने जारी की थी, लोगों के लिए। समझ रहे हो, इट वॉज नॉट ए रिलीजियस पॉलिसी ऑफ स्टेट, ऐसा नहीं था। अब जब दूसरी बात ये कि भैया क्या ये कोई रिलीजन था धम्म, नहीं। समझ रहे हो, ये धम्म नहीं था। ये इस बात को नहीं बता रहा था कि आपको कौन से रिलीजन को कैसे ट्रीट करना है। धम्म में ये बात नहीं थी कि कौन से रिलीजन को कैसे ट्रीट करना है। धम्म में वो बातें थी कि आपको छोटों का सम्मान, बड़ों का ये करना है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर, ये देखो कि अरे वेल बीइंग ऑफ द पीपल, प्रिंसिपल विच हैव यू सीन, मैंने इसमें कुछ डाला था, हाँ। सर्वेंट्स के साथ काइंडली बिहेव करना है, जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण, जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण भी है ना, टुवर्ड्स एल्डर्स है ना, टुवर्ड्स सेजिस, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी। ये पर्सनली आपको कैसे बिहेव करना है उसकी बात है, ये इसकी बात नहीं है कि स्टेट रिलीजन को कैसे ट्रीट करेगा। फ्यूचर में यहीं से क्वेश्चन बनाएगा वो। आगे देखो यहाँ कि अकॉर्डिंग टू महावंश, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखना कि वो कैसे PYQ को यूज़ कर रहा है। कि अकॉर्डिंग टू महावंश, अशोक टर्न्ड द बुद्धाज धम्म व्हेन, अच्छा, टर्न्ड टू बुद्धाज धम्म व्हेन हिज नेप्यू निग्रोधा प्रेज्ड द डॉक्ट्राइन टू हिम, ठीक है। अगर कि ये एक्चुअल में दिव्य विधान है, दिव्य, ठीक है, दिव्य विधान। कि अकॉर्डिंग टू दिव्य विधान एस्क्राइब्स अशोका बीइंग ड्रॉन टू बुद्धाज टीचिंग टू इन्फ्लुएंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रा, अ मर्चेंट टर्न्ड मॉन्क, ठीक है। अगला, दीपवंश स्पीक्स समुद्रा 12-year-old सन ऑफ ए मर्चेंट, ठीक है।
एज द की फिगर इन अशोकाज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट धम्मा। ये क्या कह रहा है कि भैया क्या महावंश के अनुसार अशोक जो बुद्धिज्म में आया वो अपने कजन ये नेप्यू के इन्फ्लुएंस में आया, ठीक है, तो जो उसका जो भतीजा था, ठीक है। अगला कि दिव्य वदान के अनुसार वो समुद्र नाम के एक मर्चेंट के इन्फ्लुएंस में आया, और दीपवंश के अनुसार ये जो समुद्र नाम का व्यक्ति था जिसने इसे कन्वर्ट किया, छोटे बच्चे ने, वो 12 साल का एक बच्चा था, और वो किसी एक मर्चेंट का बच्चा था, है ना। तो बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऐसे भी सवाल पूछ रहा है वो, लेकिन ये नया सवाल नहीं था, जब आपको पता चलेगा इसके बारे में, अभी अभी देखेंगे, है ना। इस पे उन्होंने एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है सेम सेम लेवल पे। तो आंसर इसका है, ठीक है ठीक है, 1 और 2 है, हाँ 1 और 2। एक्चुअल में दीपवंश और महावंश सेम स्टोरी शेयर करते हैं अशोक की। अशोक बुद्धिज्म में कैसे आए, इस पे 3 प्रमुख कहानियां हैं। जब आप देखोगे भारत एक खोज, मुझे एकदम से याद आया जब ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैंने इसका एपिसोड देखा हुआ है। तो ये जो यंग मैन है ना, ये वाला एपिसोड 13 थी, इसको ध्यान से देख लेना कि अशोक का कन्वर्जन कैसे हुआ, समझ रहे हो। ये जो ये इधर बगल में आप देख रहे हैं, ये अशोक का नेप्यू है, ठीक है। तो इसने अशोक को कन्वर्ट किया, समझ रहे हो, इसके अनुसार। तो इस एपिसोड में ये पूरी कहानी बताई हुई थी कि तुम धम्म की शरण में आ जाओ। तो निगरोध के बारे में बिल्कुल सही बात है। कौन लिखता है? दीपवंश और महावंश दोनों कहते हैं, सॉरी दोनों कहते हैं कि वो अपने, ये मैंने कजिन लिख दिया यार फ्लो में, ठीक है, नेप्यू के उसमें आए, ठीक है, नेप्यू के जो इन्फ्लुएंस है, नेप्यू के इन्फ्लुएंस में, निगरोध के इन्फ्लुएंस में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने कन्वर्जन किया। यहां से मैं बताऊंगा याद क्या रखना है, ये तो मैंने स्टोरी आपके लिए बताई है ना। दिव्य वदान के अनुसार, मैंने बताया था ना जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, उस बुद्धिज्म वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि दिव्य वदान या फिर जो अवदान शतकम है, जो अवदान शतकम है, अवदान शास्त्र है, वो बुद्ध और अशोक से रिलेटेड 100 कहानियों का एक बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन है। उसी अवदान शास्त्र का, अवदान शतकम का एक हिस्सा है दिव्य वदान, है ना। मतलब उन्हीं उन्हीं उस पूरे लिटरेचर को दिव्य वदान कहते हैं। उसी दिव्य वदान का एक हिस्सा है अशोकावदान, समझ रहे हो, अशोकावदान। उसी दिव्य वदान का एक हिस्सा है अशोकावदान। तो उस अशोकावदान, मतलब बहुत सारे लिटरेचर हैं, अवदान शतकम में 100 से ज़्यादा लिटरेचर्स हैं, है ना। उनको कंबाइनली उनको कहा जा रहा है दिव्य वदान, है ना। उसी में एक हिस्सा है दिव्य वदान में अशोकावदान। तो वो अशोकावदान वाला जो हिस्सा है वो कहता है कि भैया जो दिव्य वदान की बात है कि भैया किसी एक सागर नाम के मर्चेंट के अंडर वो जो है वो कन्वर्जन हुआ था अशोक का, ठीक है। वो बात को ही थोड़ा मोल्ड करके ये बताते हैं कि ये जो सागर था एक्चुअल में ये मर्चेंट नहीं था, ये 12 साल का एक छोटा बच्चा था किसी एक मर्चेंट का। तो अशोकावदान में ये स्टोरी लिखी हुई है। ह्यून सांग जो है ये दिव्य वदान वाली स्टोरी को, भैया किसी एक मर्चेंट के, सागर नाम के मर्चेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के उसने वो अपनाया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। तो 3 स्टोरी है। दीपवंश महावंश क्या कहता है, नेप्यू वाली स्टोरी। दिव्य वदान क्या कहता है ना, ओवरऑल कि मर्चेंट वाली स्टोरी। अशोकावदान कहता है कि मर्चेंट के बेटे वाली स्टोरी। तो 3 स्टोरियाँ हैं कि अशोक कैसे आए बुद्धिज्म में, समझ रहे हो। यहाँ से याद क्या रखना है? याद तो ये रखना है कि दीपवंश महावंश अशोकावदान दिव्यवदान, अगर ये दीपवंश महावंश का तो पता होता है, पर अवदान शतकम, अवदान शास्त्र, है ना, अगर इसकी बात हुई अशोकावदान, जो कि PYQ पूछा गया है, हमने ये पढ़ा हुआ है यार, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं इसको ब्रॉडली, बुद्धिज्म वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है वह अवदान शतकम, ठीक है। तो अवदान शास्त्र के बारे में अगर वो बोले कि इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट है कौन सा नहीं है, सही क्वेश्चन आया था ये 2023 वाला अवदान शास्त्र, उसमें एक ऑप्शन था। तो आपको पता हो कि हाँ यार ये कोई चीज़ है जो हम पढ़े हुए हैं और इसमें अशोक से रिलेटेड भी कोई कोई स्टोरी है
है ना, क्योंकि वो सवाल ऐसे पूछ लेता है इसी पे बिल्डअप होकर के। देखो 2019 है ना, 2018, विच ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक तो भाई ये ये बहुत पहले आनंद उपाली ने अपनी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये बना दिए थे, है ना। अभिधम पिटक हालांकि अशोक के टाइम में बना है, लेकिन वो इसमें अशोक का जिक्र नहीं है, ठीक है। मुगली पुत्र जो तिस्सा थे, उन्होंने उनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसी में बना है, लेकिन उसमें अशोक का जिक्र नहीं है। महावंश में अशोक का जिक्र है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा दीपवंश, महावंश, अशोक कैसे कन्वर्ट हुआ, है ना, जो श्रीलंका में ये बने हुए हैं, वो उसका इसमें एक उल्लेख मिलता है। क्लियर? डिसेबल्ड इज, देखो फिर धम से कुछ ऐसे सवाल 2016 में कि किंग अशोका एबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी आफ्टर कलिंग वॉर। अशोका वॉज रिमोर्सफुल एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट। कि कलिंग वॉर के बाद अशोक बहुत वो था, ठीक है, हाँ, अपने वो दुखी था और उसने वो बुद्धिस्ट बन गया। ये बात तो सही है, पर क्या उसने डिस्बैंड कर दी थी अपनी आर्मी? नो, ऐसा तो हमें कहीं नहीं सुनाई देता है। सो नेवर डाउट योर नॉलेज। आपने इतने ब्रॉड से, एक बात और, आप जब ये पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे मेरे साथ मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हो, तो भाई आप ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट ऑफ मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हो। ये बात मान लो, ये बात मान लो, आपको कुछ दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सोर्सेज देख रहा हूँ। तो अगर ये सब पढ़ने के बावजूद आपको मौर्य एम्पायर के बारे में कोई हटपटी स्टेटमेंट वो देता है, और आपका दिल कह रहा है कि यार ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना उसके बारे में, समझ लेना वो ऐसी ही, मतलब मन गढ़ंत वो स्टेटमेंट है। मन गढ़ंत, बहुत बहुत चांस होते हैं इसके। इंसान ना डाउट करता है कि यार हो सकता है मैंने ये बात पढ़ी ना हो, उसने किया हो ऐसा। वो डाउट मत करना, नेवर डाउट योर नॉलेज। समझ रहे हो? या ये इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और यहाँ फिर से हम ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कल। आई थिंक इसमें लग जाएंगे 25-30 मिनट का कल और सेशन अपलोड होगा, ठीक है, उसी में। हाँ, ये यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब में तो आज का ही सेशन है, वो भी इस ऊपर वाले क्वेश्चन की वजह से। आई वांटेड टू टेल एवरीवन कि भाई ये जो कहा है यूपीएससी ने, अगर ये सत्य है इनकी यूपीएससी का बी आंसर है, तो यूपीएससी यू सीरियसली नीड टू कंसिडर योर, आई मीन रिकंसिडर योर ऑप्शंस फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। ऑप्शंस बने वो लोग जो आपने ऑप्शन के तौर पे कंसिडर किया है कि हाँ इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं प्री के क्वेश्चन बनाने की, सो रिकंसिडर देम प्लीज़। वो ऐसे ही बना रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं बना तो सब का रहे हैं तो जो civilspot.in है, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं गाइस, राइट। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, मज़ेदार चीज़ें अगर लग रही है, अगर आप लास्ट तक अभी तक बचे हुए हैं और जीवित हैं, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अब फालतू में यार कहीं कहीं आप इतने, ठीक है, प्री का ये करते हो वो करते हो, टेस्ट सीरीज 15-20 हज़ार, भाई मैं बोल रहा हूँ ये 2 कोर्स खरीद लो, और ट्रस्ट मी, यू विल नेवर रिग्रेट दिस सिंगल इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपका प्री बार बार रुक रहा है या कट ऑफ के पार नहीं जा रहे हैं, हाँ, मैं हंसी मजाक में करता रहता हूँ, लेकिन एक बात फिर वो आपको खुद समझनी चाहिए कि मैं चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओरिजिनल ना बता रहा हूँ, या फिर आ, जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऐसी उल जलूल या फालतू चीज़ें यहाँ पे हो रही है डिस्कस। नो, वेरी इट इज़ वेरी मच अलाइन टू योर प्रीलिम सिलेबस, एंड बनाया इस तरीके से गया है कि आप रिवीजन कर पाओ। तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है ये कोर्स, यू शुड ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा सेशन ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, गुड नाइट।